नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। सो गाइस, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में यानी कि 2006 से लेकर अभी तक के जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज बारी है दोस्तों सेशन नंबर 9 की। और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग गुप्तोत्तर काल के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं और इसलिए इस सेशन को आप लोगों को पूरा देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से दोस्तों गुप्तोत्तर काल से लगभग 80% क्वेश्चन हमारे सेशन से आपको देखने को मिलेंगे। गारंटीड है, क्वेश्चन दिखने ही वाले हैं, इसलिए सेशन को पूरा देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ सेशन अगर आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक भी जरूर कीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया है, बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास या हरिसेन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। जी हाँ दोस्तों, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। दरअसल जी जो बाणभट्ट हैं दोस्तों, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षचरित तथा कादंबरी ये दो दोस्तों बाणभट्ट की प्रमुख क्या है? कृतियां हैं। और हर्षचरित जो है दोस्तों वो वर्धन इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत है। इसे इतिहास विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन था? 4 ऑप्शन है, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या बिंदुसार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। अभी थोड़ा देर पहले हमने इसके पहले प्रश्नों में हम आपको समझा चुके हैं कि दोस्तों कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए वो भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? सही मेल नहीं खाता है, ठीक है ना? विक्रमादित्य चैतन्य, हर्षवर्धन ह्वेनसांग, चाणक्य चंद्रगुप्त, अकबर टोडरमल। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हो, विक्रमादित्य और चैतन्य, दोस्तों ये जो युग्म है ये आपका सही मेल नहीं खा रहा, बल्कि ये तीनों जो है बाकी के बी, सी और डी तीनों ऑप्शन ही मेल खा रहे हैं। कैसे समझाता हूँ आपको दोस्तों। ये जो ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखो तो जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में उसकी राजधानी कन्नौज आया था। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी को अगर हम लोग देखें तो दोस्तों चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से जानते हैं या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, तो दोस्तों ये चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उनके प्रधानमंत्री थे। अब ऑप्शन नंबर डी को आइए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये जो टोडरमल है ये अकबर का राजस्व मंत्री या फिर राजस्व अधिकारी थे। जबकि दोस्तों ये जो चैतन्य की बात की गई है ऑप्शन नंबर ए में, जो चैतन्य की बात की है, ये चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। इसलिए ये विक्रमादित्य चैतन्य जो है दोस्तों ये युग्म आपका सही मेल नहीं खाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। कहता है क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, महेंद्रपाल, महिपाल, राजपाल या तेजपाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेजपाल। जी हाँ दोस्तों, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के बघेल वंशी शासक वीर धवल के 2 मंत्रियों वास्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था। किसने? 2 मंत्रियों ने मिलकर के वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। और ये जो मंदिर है दोस्तों ये जैनियों को समर्पित है। अब इस ऑप्शन में दोस्तों वास्तुपाल नहीं दिया तो तेजपाल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर तेजपाल आपको ऑप्शन में नहीं दिया होगा दोस्तों तो वास्तुपाल लिखा हुआ आपको मिलेगा। और अगर ऑप्शन में दोस्तों एक ऑप्शन में दे दे वास्तुपाल, एक पाल में दे दे आपको तेजपाल, तो दोस्तों गारंटीड ऑप्शन नंबर सी में बोलेगा ए एंड बी बोथ। तो उस दशा में ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑप्शन में सिर्फ तेजपाल दिया है तो तेजपाल आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? डी है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। कहता है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, होलकर ने, सिंधिया ने, बुंदेला राजपूत ने या चंदेल राजपूत ने। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूतों ने। जी हाँ दोस्तों, जो खजुराहो मंदिर का निर्माण है ये चंदेल राजपूतों ने करवाया था। दरअसल दोस्तों जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, कहाँ पे दोस्तों? एमपी के छतरपुर जिले में, छतरपुर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे,
एमपी के छतरपुर जिले में स्थित दोस्तों खजुराहो मंदिर समूहों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और दोस्तों इन मंदिरों का जो निर्माण है ये 10वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं सदी तक चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ पे टोटल दोस्तों 85 मंदिरों का उल्लेख मिलता है। कितने मंदिरों का? 85 मंदिरों का उल्लेख लिखता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता मंदिर नष्ट होते गए और वर्तमान में दोस्तों ये इनकी संख्या 85 से घट करके अब सिर्फ 30 रह गई है। 85 से कम होकर के कितनी हो गई है? 30 ही बची है दोस्तों। और ये जो मंदिर है दोस्तों ये हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है, ठीक है ना। ये जो मंदिर है ये हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल हिंदू गलत है, केवल जैन गलत है, हिंदू तथा जैन दोनों और ना ही हिंदू ना ही जैन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो दोस्तों मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह में जो स्मारक हैं वो हिंदू तथा जैन धर्म दोनों के ही है, ठीक है ना। खजुराहो में दोस्तों 85 मंदिरों का, कितने का? 85 मंदिरों का उल्लेख मिला करता है। और ये मंदिर दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। और दोस्तों ये जो खजुराहो समूह के जो मंदिर है ये हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि हमारा दोस्तों समझिएगा, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? क्या है क्वेश्चन? निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, मिहिर भोज, वत्सराज, राम भोज या नागभट्ट सेकंड, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मिहिर भोज। क्या हो जाएगा? मिहिर भोज। मिहिर भोज दोस्तों ऐसा प्रतिहार राजा था जिसने प्रमाण की उपाधि धारण की थी। दोस्तों रामभद्र का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम, जिसका शासनकाल 836 से लेकर के 885 के बीच में माना जाता है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था? प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था ये मिहिर भोज। और इसने दोस्तों लगभग 50 वर्षों तक इसने शासन किया था। और दोस्तों भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। और इसने दोस्तों अविराव प्रभास जैसी उपाधियां भी धारण की थी। कौन कौन से? एक तो प्रमाण की उपाधि धारण की, इसके अलावा दोस्तों अधिवराह की उपाधि धारण की, प्रभास की उपाधि धारण की। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में प्रमाण शब्द पूछा गया है, तो दोस्तों प्रमाण शब्द है जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, इसलिए इसका सही वाक्य दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रभास हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा विवादित रह चुका है। प्रमाण की जगह सही तरीके से प्रभास होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रमाण दिया गया है। लेकिन बहरहाल जो भी रहा हो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों हम लोग कमीशन के हिसाब से काम करेंगे। कमीशन ने जो उत्तर माना है उसी को ही हम भी उत्तर मानेंगे, क्योंकि दोस्तों अपने से दिमाग लगाएंगे तो हमारा एक क्वेश्चन जरूर गलत हो जाएगा और हम नेगेटिव मार्क्स के भागीदार हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन? मिहिर भोज और राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? पहला ऑप्शन कहता है प्रतिहार, दूसरा कहता है राठौर, तीसरा कहता है चौहान, चौथा कहता है परमार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रतिहार। जी हाँ दोस्तों, मिहिर भोज जो थे दोस्तों ये राजपूतों के प्रतिहार कुल से संबंधित है, ठीक है ना। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला वत्सराज, दूसरा नागभट्ट सेकंड, तीसरा कह रहा है भोज यानी कि मिहिर भोज, चौथा कहता है दांती दुर्ग ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी, मिहिर भोज। जी हाँ दोस्तों, प्रतिहार वंश का जो महानतम राजा था वो कौन था? मिहिर भोज था। और यही सबसे महत्वपूर्ण राजा था और लगभग 50 वर्षों तक इसने क्या किया था? शासन किया था, ठीक है। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? 4 ऑप्शन है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या रुद्रदमन के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। जो ह्वेनसांग था दोस्तों ये हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था।
दोस्तों प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग लगभग दोस्तों 630 ईस्वी से लेकर के 640 और 643 माफ कीजिएगा 630 ईस्वी से लेकर के 643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान दोस्तों भारत आया था। और हेन सांग ने भारत यात्रा का वृत्तांत, उसकी रचना, ठीक है ना, उसकी रचना का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। उसकी रचना का नाम क्या था? सी यू की। क्या है दोस्तों रचना उसकी? सी यू की। उसने अपनी रचना सी यू की तथा उसके मित्र व्हीली द्वारा रचित हेन सांग की जीवनी से प्राप्त होता है। और हेन सांग के विवरण से दोस्तों तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक तथा प्रशासकीय पक्ष की जानकारी मिला करती है। और हेन सांग दोस्तों कन्नौज की धर्मसभा का अध्यक्ष भी था और उसने दोस्तों प्रयाग के छठे महामोक्ष परिषद, क्या दोस्तों, छठवें महामोक्ष परिषद में भी भाग लिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? चार ऑप्शन दिया गया है, ह्वेनसांग, इत्संग, फाहियान या फिर युवली। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्वेनसांग। जी हाँ दोस्तों, ह्वेनसांग ही एक ऐसा चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये बात हम आपको पहले ही इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? चार ऑप्शन है, जलालुद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर या पांड्या। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ह्वेनसांग भारत आया हुआ था। आप देख रहे हैं दोस्तों कि क्वेश्चन किस तरीके से अरेंज किया गया है। हमने हर उस टॉपिक का क्वेश्चन उठाया है जहां से आयोग ने, कमीशन ने क्वेश्चन पूछा है आपके, और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी देखिए, क्वेश्चन कोई भी नया नहीं बन रहा है, क्वेश्चन सारे के सारे रिपीट किए जा रहे हैं, बस पूछने के जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी जा रही है, जो पूछने का ऑप्शन है वो चेंज कर दिया जा रहा है, बाकी क्वेश्चन पूरे का पूरे सेम है। इसीलिए आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, परीक्षा के खोपड़ी में छेद कर देगा ये सवाल। और दोस्तों इस पूरे सेशन को शुरू से अंत तक अगर आपने देख लिया ना, तो हमारी गारंटी है फ्यूचर में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठ जाओ, जीएस के 80% क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, जीएस के 80% क्वेश्चन हमारे इसी सेशन से ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जान लीजिएगा। बहुत बार आपके लोअर पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या क्वेश्चन है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, क्या है दोस्तों? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे प्रदान किया गया था? चार ऑप्शन है, फाहियान, दूसरा है इत्संग, तीसरा है ह्वेनसांग, चौथा है मेगास्थनीज। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ह्वेनसांग। जी हाँ दोस्तों, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से ह्वेनसांग को नवाजा गया था। ठीक है ना, हर्ष के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग को ही दोस्तों प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। और दोस्तों ये जो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार। क्या है? तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है एक सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसी साथ बढ़ते आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। कहता है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? चार ऑप्शन है, प्रभाकर वर्धन ने, पुलकेशिन सेकंड ने, नरसिंह वर्मन पल्लव ने, चौथा है शशांक ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन सेकंड ने। जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन सेकंड ने, पुलकेशिन सेकंड दोस्तों ये आपके चालुक्य वंश से संबंधित है। ठीक है ना, तो पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। ठीक है ना, हर्षवर्धन को। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। कहता है हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? चार ऑप्शन है, कृष्णदेव राय, पुलकेशिन सेकंड, मयूर वर्मा या फिर चिक्का देवराज वोडेयार। ठीक है ना, चिक्का देवराज वोडेयार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन सेकंड। जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक चालुक्य वंश का पुलकेशिन सेकंड था और इसने हर्षवर्धन को दोस्तों पराजित भी किया था। ठीक है,
अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? आरंभिक राजधानी कहाँ थी? 4 ऑप्शन है, प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर या मथुरा। तो दोस्तों हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी वो आपके थानेश्वर में थी। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी वो थानेश्वर में थी। और दोस्तों जब सन 1605 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1605 ईस्वी में हर्षवर्धन की पिता, क्या नाम था हर्षवर्धन पिता का? हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, तो हर्षवर्धन शासक बनता है। और जैसे ही वो शासक बनता है तो शासक बनने के बाद 1606 में इसने क्या कर दिया कि अपनी राजधानी को इसने कन्नौज शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, कन्नौज बनाई। ठीक है ना, और कन्नौज बनाई मतलब पहले आरंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। उसके बाद थानेश्वर से उसने कहाँ ले गई अपनी राजधानी? कन्नौज वो ले जाया करता है। ठीक है ना, और इसी उपलक्ष्य में ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सुनिएगा। इसी उपलक्ष्य में ही दोस्तों हर्ष संवत प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना, इसी उपलक्ष्य में ही दोस्तों हर्ष संवत प्रारंभ किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर, बाद में कहाँ शिफ्ट की गई दोस्तों? कन्नौज में। लेकिन इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलिए बढ़ते हैं साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, आइए समझिए। कहता है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई है? क्या है क्वेश्चन? संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई है? 4 ऑप्शन है, प्रभाकर वर्धन के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा या बिंदुसार के द्वारा। ठीक है ना, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो सही जवाब हो जाएगा, हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। दोस्तों हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। वो 3 ग्रंथ कौन से हैं? तो पहला आपका है प्रियदर्शिका, दूसरा है दोस्तों रत्नावली, तीसरा है दोस्तों नागानंद। जो इनमें से जो तीसरा जो वाला जो है नागानंद, ये नागानंद दोस्तों बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। और इस रचना के 5 अंक हैं टोटल। कितने अंक है दोस्तों? 5 अंक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, पहली वाली यानी प्रियदर्शिका की मैं बात करूं, तो प्रियदर्शिका में दोस्तों 4 अंकों का नाटक है। कितने का? 4 अंकों का नाटक है। और जो दोस्तों वत्सराज है, ये वो जिसमें प्रियदर्शिका जो है दोस्तों वो 4 अंकों का नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन के अंतपुर का प्रणय कथा का वर्णन हुआ है। ठीक है ना, और दूसरे नंबर पे जो थी रत्नावली की बात करूं तो रत्नावली में भी दोस्तों 4 वर्ण है। कितने वर्ण है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, रत्नावली के भी 4 वर्ण ही है। ठीक है, और यह नाटक वत्सराज उदयन तथा उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा हर्षवर्धन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं इसी साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों सही सुलेमित करने के लिए। ठीक है ना, मध्यकालीन यात्रियों को उनके देशों के साथ मिलान करना था। एक तरफ यात्रियों का नाम दिया गया है, एक तरफ देश का नाम दिया गया है। यात्रियों के नाम में दोस्तों मार्को पोलो दिया गया है, इब्न बतूता दिया गया है, उसके अलावा एंटोनियो मोन्सेरेट दिया गया है और महमूद वली वाल्खी दिया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, सुलेमित करते हैं। तो इनमें से दोस्तों ये जो मार्को पोलो है, ठीक है ना, ये मार्को पोलो आपका कहाँ का रहने वाला है दोस्तों? इटली का आया था। ठीक है ना, मार्को पोलो कहाँ से आया था? इटली से आया था। अगर मैं इब्न बतूता की बात करूँ तो दोस्तों इब्न बतूता जो है ये दोस्तों मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को देश का था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ एंटोनियो मोन्सेरेट की बात करूँ, एंटोनियो मोन्सेरेट की, तो ये दोस्तों स्पेन से आए थे। कहाँ से आए थे? स्पेन से आए थे। और अगर महमूद वली वाल्खी की बात करूँ दोस्तों, तो ये दोस्तों बल्ख देश से आए थे। कहां से आए थे दोस्तों? बल्ख देश से आए थे। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है, ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल सही सुलेमित है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है ये दोस्तों बिहार में है। ठीक है ना, नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों प्राचीन काल में शिक्षा का बहुत ही एक प्रमुख केंद्र था। और नालंदा दोस्तों वर्तमान में बिहार में अवस्थित है। ठीक है ना, कहाँ पे दोस्तों? बिहार में है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, राम मनुज के द्वारा, अशोक के द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा या माधव विद्यारण्य द्वारा।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदि शंकराचार्य के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित थे और ये चारों मठों को आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है ना। आदि शंकराचार्य ने दोस्तों देश की चारों दिशाओं में, कहाँ कहाँ दोस्तों, देश की चारों के चारों दिशाओं में, मतलब कि पूरब में और आपके ये पश्चिम में और ये आपके उत्तर में और ये आपके दक्षिण में, ठीक है ना, चारों दिशाओं में ही इन्होंने किया था दोस्तों। उत्तर में उन्होंने क्या किया था, उत्तर में था दोस्तों आपका बद्रीनाथ। क्या था दोस्तों, बद्रीनाथ, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में दोस्तों आपका क्या था, दक्षिण में आपका श्रृंगेरी था। क्या था दोस्तों, दक्षिण में आपका श्रृंगेरी था। उसके अलावा अगर मैं पूरब की बात करूं तो पूरब में दोस्तों क्या था, पूरब में आपका पुरी था। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं किसकी, पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में दोस्तों आपका द्वारका था। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, देश की चारों दिशाओं के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, चारों दिशाओं के हिसाब से मैंने आपको प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया। फिर समझा रहा हूं, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका जो है और पुरी जो है, ये चारों मठ को श्री आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। और दोस्तों आदि शंकराचार्य ने उत्तर में ये आपका बद्रीनाथ स्थापित किया था। उसके अलावा दक्षिण में आपका दोस्तों ये श्रृंगेरी स्थापित किया था। पश्चिम में बात करूं अगर दोस्तों तो पश्चिम में आपका द्वारिका थी और पूरब की बात करूं तो पूरब में दोस्तों आपका पुरी था। ठीक है ना। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदि शंकराचार्य द्वारा। किसके द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है। तो बढ़ते हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, चौथा है मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन बख्तियार ने। जी हाँ दोस्तों, नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों को मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। ठीक है ना, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। चलिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। 4 ऑप्शन है, प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने या चालुक्यों ने। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहारों ने। ठीक है ना। 738 ईस्वी में दोस्तों राजस्थान का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, राजस्थान का युद्ध हुआ करता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, राजस्थान का युद्ध हुआ करता है। ठीक है ना। और कब होता है, 738 ईस्वी में हुआ करता है। और इस युद्ध में दोस्तों प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना था और राजपूतों के इस संघ ने जुनैद इब्न अब्दुर रहमान अल मारी के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया था। ठीक है ना। किसको, राजपूतों के संघ ने जुनैद इब्न अब्दुर रहमान अल मारी के नेतृत्व वाले अरब सेना को हरा दिया था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, प्रतिहारों ने। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सांची का महान स्तूप है। 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जी हाँ दोस्तों, जो सांची का जो महान स्तूप है ये आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पे है दोस्तों, रायसेन जिले पे। मैं लिख दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और इस स्तूप को दोस्तों सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है ना। और सबसे पहले मतलब शुरुआत में या प्रारंभ में दोस्तों ये जो स्तूप था ये ईंटों से निर्मित किया गया था, लेकिन उसके बाद शुंग शासकों के द्वारा इसका विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया, मतलब पत्थरों की शिलाओं से किया गया। और दोस्तों इस स्तूप का जो व्यास है वो व्यास कितना है, वो लगभग 40 मीटर का इसका व्यास है। और इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ इस स्तूप की, तो इस स्तूप की जो ऊंचाई है वो 16.50 मीटर की है। ठीक है ना। और इसके एक और जंगले एवं तोरण द्वार और आंध्र सातवाहन युग में बनाए गए हैं। क्या वो है दोस्तों, इसके एक और जंगले और तोरण द्वार आंध्र सातवाहन के युग में बनाए गए थे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन है,
कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन है दोस्तों, अनंत वर्मन चोड़गंगा देव द्वारा, नरसिंह देव प्रथम द्वारा, कपिलेंद्र देव राउतरे के द्वारा या पुरुषोत्तम देव के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। जी हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर जो है दोस्तों, ये नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोड़गंग ने बनवाया था। किसने? नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोड़गंग ने बनवाया था। और ये जो मंदिर है दोस्तों, ये आपके 13वीं शताब्दी का है। कब का है? 13वीं शताब्दी का है। और इस मंदिर के चारों ओर एक पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं। और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए दोस्तों, चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हुई हैं। मतलब मानो कि ये 7 घोड़े ऐसा लग रहे हैं जैसे रथ को खींच रहे हैं, ठीक है ना। और कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है दोस्तों, इसको हम लोग काला पैगोडा के भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। काला पैगोडा भी हम लोग कहते हैं किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में इसको दोस्तों ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। क्या? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, विद्यापति, जयदेव, वेदव्यास या विष्णु शर्मा। तो दोस्तों जो गीत गोविंद है इसके रचयिता दोस्तों कौन है? जयदेव है। कौन है? जयदेव, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जयदेव दोस्तों बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। और इसे दोस्तों गीति काव्य कहना ज़्यादा उचित होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो गीत गोविंद है इसके अंदर 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं दोस्तों? 12 सर्ग हैं। और हर सर्ग गीतों से समन्वित है, ठीक है ना। हर एक सर्ग जो है वो गीतों से समन्वित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या है 4 ऑप्शन? आइए पढ़ते हैं। पहला है दिल्ली, पाटलिपुत्र, कोलकाता या तक्षशिला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तोमर उत्तर पश्चिम भारत का क्या था? एक राजवंश था, ठीक है ना। और तोमरों का मानना था कि दोस्तों वो लोग चंद्रवंशी है। कौन है दोस्तों? वो लोग चंद्रवंशी है, ये लोग माना करते थे तोमर लोग अपने आप को, ठीक है ना। तो तोमरों ने अपनी पहली राजधानी दिल्ली को बनाया, जिसे तोमर लोग ने क्या नाम दिया? मतलब दिल्ली को उन लोगों ने क्या नाम दिया? तो दिल्ली को उन लोगों ने दिल्ली का नाम दिया। क्या नाम दिया? ध्यान रखिएगा, दिल्ली का नाम दिया, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का नाम दिया दिल्ली को, ठीक है ना। और इसे तोमर लोग दिल्ली का नाम से बुलाया करते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। कहता है दीक्षा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से लेकर 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो दोस्तों ये जो महारानी दीक्षा थी ये दरअसल एक कश्मीर की महारानी थी। महारानी दीक्षा दोस्तों लोहार वंश के राजा सिंह राज की पुत्री थी और काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पौत्री थी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा कश्मीर बिल्कुल सही जवाब हो जाया करता है, ठीक है। चलिए ये थे वो क्वेश्चन जो आपके 2006 से लेकर 2020 तक की परीक्षाओं में ऑफलाइन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब आइए जो पेपर ऑनलाइन हुए हैं, ऑनलाइन पेपर में आपके इस गुप्तोत्तर काल से प्रश्न पूछे गए हैं। अब आइए ऑनलाइन के एग्जाम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ऑनलाइन के पेपर में दोस्तों पूछा गया था कि 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को डैश के चौहानों ने परास्त किया था। तो दोस्तों 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर राजपूतों को दोस्तों अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप से मान्यता देते थे? तो दोस्तों सामंत के रूप में मान्यता दिया करते थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑनलाइन कि पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा हुमा का झुका हुआ मंदिर डैश को समर्पित किया गया या किसको समर्पित किया गया? तो दोस्तों भगवान शिव को समर्पित किया गया है। इसके अलावा पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो पाल साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था गोपाल।
इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो दोस्तों सोमेश्वर चौहान थे पृथ्वीराज चौहान के पिता। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन में ही पूछा गया था कि पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान थे इन्होंने संयोगिता से ब्याह किया था, और जो संयोगिता थी दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान के शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। ठीक है। इसके अलावा खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो खजुराहो का जो स्मारक समूह है दोस्तों ये चंदेल नाम के राजवंश से संबंधित है। इसके अलावा महाराष्ट्र में स्थित अजंता की चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए जो गुफा स्मारक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा ऑनलाइन में ही पूछा गया दोस्तों कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं दोस्तों आपके महाराष्ट्र में है। एक क्वेश्चन पूछा यह भी गया था कि शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो शिव गुफा दोस्तों एलिफेंटा गुफाओं में स्थित है। इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और ये भी पूछा गया था कि ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं ही दोस्तों वो गुफा है जो मुंबई हार्बर में शिल्प गुफाओं का नेटवर्क है। इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं दोस्तों वो भगवान शिव को समर्पित किया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन दिया गया है। तो दोस्तों उस कवि का नाम क्या है? चंद्रबर दाई है। क्या है दोस्तों नाम? चंद्रबर दाई है। इसके अलावा पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो दोस्तों पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में दोस्तों सेन वंश ने सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो महर्षि गौतम का संबंध जो है दोस्तों वो आपके न्याय दर्शन से है। किससे? न्याय दर्शन से है। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कुलीन प्रथा पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं सेन में से किसके शासनकाल से संबंधित था? तो दोस्तों ये जो कुलीन प्रथा है ये आपके सेन के शासनकाल से संबंधित है। किससे? सेन के शासनकाल में। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा में ही आपके सुलेमित करने के लिए आया गया था। ठीक है ना। तो जो प्रतिहार है ये कन्नौज का सही सुलेमन था, पल्लव जो था ये कांची का सही सुलेमन था, और दोस्तों जो सेन थे ये लखनौती का सही सुलेमन था, और चालुक्य जो था दोस्तों वो आपके वातापी का सही सुलेमन था। इसके अलावा ऑनलाइन में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बगदाद निवासी अल मसूदी दोस्तों महिपाल के शासनकाल में भारत आया हुआ था। इसके अलावा होयसल, पांड्य, कदंब एवं कलचुरी में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था? तो दोस्तों जो कलचुरी राजवंश है ये आपके दक्षिण भारत में स्थित नहीं था। इसके अलावा अन्य तीनों राजवंश दक्षिण भारत में थे, होयसल भी, पांड्य भी और कदंब भी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संस्कृत महाकवि राजशेखर डैश के दरबार में रहते थे? तो दोस्तों संस्कृत कवि राजशेखर जो है वो महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है? अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले ही कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसे हम लोग ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है ये दांती दुर्ग है। इसके अलावा राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो दोस्तों जैन तीर्थंकर के लिए समर्पित है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कौन से दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में था? तो दोस्तों दिल्ली और अजमेर ये दो शहर ऐसे थे जो चाहमानों के नियंत्रण में था। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि परमार, चालुक्य, प्रतिहार एवं चंदेल में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? तो दोस्तों ये जो चंदेल है ये चंदेल राजपूत वंश ऐसे थे जिनका अग्निकुल से संबंधित नहीं थे। अदरवाइज परमार, चालुक्य, प्रतिहार ये तीन के तीनों ही दोस्तों आपके अग्निकुल से संबंधित थे। इसके अलावा सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपके उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। इसके अलावा राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? अभी देखिए ऑफलाइन में ही क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा देर पहले हमने आपको हल कराया था। तो राजा हर्ष ने दोस्तों अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित किया था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विक्रमशिला के संस्थापक कौन है? तो विक्रमशिला के संस्थापक दोस्तों आपके धर्मपाल है। कौन है दोस्तों? धर्मपाल है विक्रमशिला के संस्थापक। ठीक है।
तो आइए अब देखते हैं भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। तो दोस्तों असम जो है, असम को ही दोस्तों हम लोग प्राचीन नाम में कामरूप के नाम से जानते थे। मतलब कि असम का जो प्राचीन नाम है दोस्तों ये कामरूप है, जिसको हम लोग वर्तमान में असम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंबोडिया में स्थित अंकोर वट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर दोस्तों सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। तो दोस्तों ये था दोस्तों गुप्तोत्तर काल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके 2006 से लेकर के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं अभी तक में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी गुप्तोत्तर काल से प्रश्न बने थे हमने सारे प्रश्नों को इसमें सम्मिलित कर दिया है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन हमें लिख करके ज़रूर भेजें आप लोग दोस्तों। और इसके अलावा आपका कोई अन्य टॉपिक पे डाउट है या किसी प्रश्न में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे आसान तरीके से। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ, सारे वीडियोस के लिंक, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, डेली न्यूज़पेपर, डेली के एग्जामिनेशन के सारे न्यूज़ और इसके अलावा जितने भी आपके कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड सब कुछ दोस्तों वहाँ पे आपको दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। तो हमारे ग्रुप के साथ जरूर जुड़िए। इसके अलावा आप हमें अब फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IQ मेंटर और वहाँ भी कीजिए हमें फॉलो। वहाँ भी हमारे पोस्ट के माध्यम से प्रतिदिन आप लोगों को कुछ ना कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों खत्म करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं अगले सेशन में। आज से दोस्तों आपका जो प्राचीन इतिहास है ये समाप्त होता है और दोस्तों अब हम लोग अगले सेशन से मध्यकालीन इतिहास को हम लोग को हल करना शुरू करेंगे। मध्यकालीन इतिहास के हर एक चैप्टर को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। हर एक चैप्टर में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। टॉपिक वाइज होगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जिन क्वेश्चनों के आने की सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं वो भी होंगे दोस्तों। बहुत मज़ा आने वाला है और ये सेशन दोस्तों अंत तक अगर आप जुड़े रहें आखिरी सेशन तक दोस्तों तो गारंटीड है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठ जाइए, 80% क्वेश्चन आप बड़े ही प्यार से करके आ जाएंगे, ये हमारा दावा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।